गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे हीट फ्रॉम मशीनरी देखे थे और हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट को रीड करना सीखे थे। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, यही सब देख रहे थे, है ना। इस पर हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे कि हम लोग कैसे साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखते हैं, साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या है, ये सब देखे थे। तो आज हम उसके आगे देखेंगे। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक 210 किलोवाट का ये क्या है, रेटेड पावर है। ये एक लोडर है ना। ये लोडर है जो यहाँ पर वर्क कर रहा है। ये कोई एयरवे है। ठीक है, इस एयरवे में क्वांटिटी ऑफ एयर जो जा रहा है वो 32 मीटर क्यूब पर सेकंड है ना। जहाँ जो एयर माइंस के अंदर जा रहा था, यहाँ पर हम लोग जो वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर किए वो 23 डिग्री सेल्सियस आ रहा था और ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, यहाँ लोडर वर्क कर रहा है। और फिर हम लोग एयरवे के लास्ट में देखे कि यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर है 25.5 डिग्री सेल्सियस और 32.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमको इस क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन आएगा कि ये लोडर कितना हीट ऐड किया है माइंस में, ये सब चीज को हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन में साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी दिया गया है, डेंसिटी ऑफ एयर दिया गया है, अपरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर दिया गया है, सिग्मा हीट दिया गया है और मॉइस्चर कंटेंट। ये देखिए, जैसे इस वाले कंडीशन, ये क्या है, कंडीशन 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए दिया गया है कि अपरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, सिग्मा हीट कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है। और ये कंडीशन 2 है, ये है कि यहाँ से एयर जो रिटर्न हो रहा है उसका क्या कंडीशन है। तो 25.5 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब है, 32.5 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब है। तो यहाँ पर डेंसिटी, एएसवी, सिग्मा हीट, मॉइस्चर कंटेंट सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इन द एयर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मास फ्लो रेट हमको निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। मास फ्लो रेट, तो इसके लिए हमको पता था मास फ्लो रेट इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय अपरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, ऑफ एयर। तो Q क्या था, 32 मीटर क्यूब पर सेकंड, यही क्वांटिटी ऑफ एयर है। देखिए यहाँ से 32 मीटर क्यूब पर सेकंड एयर रोडवे में जा रहा है। ठीक है, तो Q हो गया। और अपरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम इस कंडीशन में ना, कंडीशन 1 के लिए कितना दिया गया है, तो 0.88, तो 0.88 है ना। इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर केजी। तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। कितना आएगा उसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग कैलकुलेटर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 36.36 केजी पर सेकेंड, है ना। यानी इतना ही किलोग्राम ऑफ एयर फ्लो कर रहा है माइंस में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, what is the total heat output in kilowatt and evaporation rate। तो सब दूसरा क्वेश्चन क्या है, टोटल हीट आउटपुट। तो हम लोग इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, m मास ऑफ एयर फ्लो इंटू S2 माइनस S1, है ना। अब देखिए सिग्मा हीट, देखिए फर्स्ट कंडीशन में था 67.1। अब चूंकि इस लोडर के कारण यहाँ हीट ऐड हुआ तो ये चेंज होकर के 76.8 हो, यानी हीट ऐड हुआ तभी सिग्मा हीट बढ़ा, तभी इंथैल्पी बढ़ा। ठीक है, सिग्मा हीट और इंथैल्पी क्लोजली रिलेटेड ही हम लोग पहले देख चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे 76.8 माइनस 67.1। तो मास कितना है 36.36, ये S2 कितना था 76.8 माइनस 67.1। ठीक है, अब यूनिट अगर देखें तो ये केजी पर सेकेंड है, केजी पर सेकेंड है, इनटू ये होता है किलो जूल पर केजी। यहाँ से केजी केजी कट जाएगा तो किलो जूल पर सेकेंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा इसका आंसर, तो ये आ जाएगा 352.6
7 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट द लोडर कुड एमिट। लोडर मैक्सिमम कितना हीट एमिट कर सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी है 33%, क्योंकि ये डीजल इंजन है ना, ऐसे दिया हुआ है, कहीं अलग अलग भी दे सकता है। ठीक है, और हम लोग को मानना है कि लोडर कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। इसके लिए मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ। एक मैं नया स्लाइड ले लिया, यहाँ से ब्लैंक ले लेता हूँ। ठीक है, फिर से क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट लोडर कुड एमिट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला में लिखा था, क्यू डीजल इज इक्वल्स टू रेटेड पावर बाय एफिशिएंसी इनटू परसेंटेज यूटिलाइजेशन इन, सॉरी परसेंटेज अवेलेबिलिटी था, इनटू परसेंटेज यूटिलाइजेशन, यही मैं फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, तो रेटेड पावर कितना है, 210 किलोवाट है, तो आरपी इज इक्वल, और एफिशिएंसी 30% है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आरपी इज इक्वल्स टू 210 किलोवाट है। ये एफिशिएंसी का सिंबल है, 33% है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.33। ठीक है, परसेंटेज यूटिलाइज, परसेंटेज अवेबिलिटी, इसका अर्थ क्या है, लोडिंग, लोडर इज वर्किंग कंटिन्यूअसली, है ना, मतलब ये कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, पूरे टाइम वर्क कर रहा है, तो परसेंटेज अवेलेबिलिटी आ जाएगा, परसेंटेज अवेलेबिलिटी बराबर हो जाएगा 100%। और यूटिलाइजेशन मतलब पूरा यूज कर रहे हैं, ठीक है, फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, जिसको हम लोग मान के चलते हैं 100%। ठीक, तो 210 बाय 0.33 इंटू ये 100% है, तो 100/100 इंटू परसेंटेज यूटिलाइजेशन भी 100% है, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 210/0.33। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 636.36 किलो वाट हो जाएगा। ये क्या है, मैक्सिमम हीट दैट द लोडर कैन प्रोड्यूस, यही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलिए आते हैं। हाउ मच डीजल वुड द लोडर कंज्यूम एट दिस वर्क रेट ओवर एन 8 आवर। अच्छा अच्छा, सॉरी, एक है यहाँ, assuming that loader is working, what is the average engine load। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पीक, तो हम लोग क्या निकाले थे कि ये हीट तो इतना प्रोड्यूस कर रहा है 352.7, तो क्यू एक्चुअल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 352.7 किलो जूल पर सेकंड या किलोवाट। ठीक है, इतना ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है एक्चुअल में, मैक्सिमम ये हीट इतना प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्वांटिटी ऑफ डीजल हम लोग को, ठीक है, इतना ये प्रोड्यूस कर रहा है, इतना ये कर सकता है। इसी फॉर्मूले में फिर से फिट करेंगे, रेटेड पावर बाय एन इंटू परसेंटेज अवेबिलिटी इंटू परसेंटेज यूटिलाइजेशन। तो एक चीज देखिए, ये मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकता है, पर कर ये इससे कम रहा है, इसका अर्थ है कि हम लोग 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन 100% से कम है, तो कितना यूटिलाइजेशन है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में फिट करेंगे, 352.7 इज इक्वल्स टू 210/0.33, परसेंटेज अवेलेबिलिटी मान लेते हैं, पूरे टाइम अवेलेबल था, 100% हो गया, तो 100/100 लिख दिए, इंटू यहाँ से परसेंटेज यूटिलाइजेशन, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से परसेंटेज यूटिलाइजेशन इज इक्वल्स टू 352.7 इंटू 0.33/210, तो यहाँ से आ जाएगा 55%। ठीक है, इतना ही ये यूज हो रहा है। और क्या है क्वेश्चन में, हाउ मच डीजल फ्यूल वुड द लोडर कंज्यूम एट दिस वर्क रेट ओवर एन 8 आवर शिफ्ट। कितना डीजल कंज्यूम होगा, क्या क्या दिया हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ डीजल प्रोड्यूस जो होता था, उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला इधर डिराइव किए थे, पहले ही देखे थे, हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीजल इंजन इज इक्वल्स टू, ये क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, quantity of fuel into calorific value of fuel into density of fuel by 1000
है ना, बाय टाइम था, ठीक है, कितना टाइम के लिए चला है, टाइम था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीजल कितना है, 352.7 इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ फ्यूल निकालना है। कैलोरीफिक वैल्यू कितना दिया गया है, 45.6 मेगा जूल, 45.6 मेगा जूल, यानी कि इंटू 10⁶ इंटू डेंसिटी ऑफ फ्यूल कितना है, 845, 845, सब कुछ हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में यूज करें, ठीक है, बाय थाउजेंड, है ना। थाउजेंड इसलिए किए क्योंकि ये किलो जूल में, ये किलो जूल में है ना, 52.7 किलो जूल है, इसलिए हम इसमें जूल में आया, इसलिए थाउजेंड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनटू टाइम कितना है, 8 आवर, यानी 8 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो यहाँ से हमको क्वांटिटी ऑफ फ्यूल निकल जाएगा। ये अराउंड आएगा 0.264 मीटर क्यूब, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इक्वल्स टू 264 लीटर्स, ठीक है। तो डीजल कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू 264 लीटर। यहाँ से ये क्वेश्चन पूरा बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर है कि लास्ट में वेट वाला टेम्परेचर कितना है, या कुछ ऐड हो रहा है, और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐड हो सकते हैं, पर जो बेसिक है वो यही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टी चाहिए। हो सकता है एक लोडर के साथ दो लोडर कर रहा हो काम, एक एसडीएल कर सकता है, ठीक है, एलएसडी कर सकता है, कुछ भी इसके साथ वर्क कर सकता है। तो कोई भी मशीन चल रहा है, तो हमको अगर ये तीन पैरामीटर दे दिया जाए और पावर ऑफ दैट मशीन दे दिया जाए, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि वो कितना हीट ऐड कर रहा है माइन के एयरवे में, और हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हीट प्रोड्यूस बाय मशीनरी क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। पर इसको सॉल्व करने के लिए हमको साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज और साइक्रोमेट्रिक चार्ट ये सब देखना जरूरी है। फिर है कि दो एयरवे का मिक्सिंग भी हो सकता है, मिक्सिंग के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ना, जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आगे हम लोग और देखते हैं इसी के सीक्वेंस में ही। फिर हम लोग पढ़े थे साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में ही हम लोग पढ़े थे, साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में ही हम लोग पढ़े थे कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है ना। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था, तो उसमें ये सब चीज भी पूछा जाता है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, तीन चार ऑप्शन रहेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, तीन चार ऑप्शन रहेगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इन चीजों को भी डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ माइन एयर, कि माइन का जो एयर है, हवा का एयर है, उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है फिक्स्ड या नॉन वेंटिलेटेड हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले है कि हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या मेजर करते हैं। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ माइन एयर मेजर करते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि हाइग्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ माइन एयर मेजर करते हैं। अब हाइग्रोमीटर तरह तरह का हो सकता है, या डिपेंडिंग ऑन इंस्टॉलेशन ये बहुत टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहला है फिक्स्ड और नॉन वेंटिलेटेड हाइग्रोमीटर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, माइन में किसी जगह पे क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। वो जगह क्या होता है, हवा से वेंटिलेटेड अच्छे से होता है, ठीक है, वहां पर एयर करंट सफिशियंट क्वांटिटी में फ्लो करता है और वो सफिशियंटली वेंटिलेटेड रहता है। इसमें इस हाइग्रोमीटर में होता क्या है, दो थर्मोमीटर लगा रहता है अगल बगल में, जैसे एक थर्मोमीटर यहाँ लगा हुआ है, दूसरा थर्मोमीटर क्या है, यहाँ लगा हुआ है, दोनों का ये बल्ब है, ठीक है। बल्ब ऑफ वन एक्सपोज टू एयर, तो एक बल्ब क्या रहता है, ऐसे ही डायरेक्ट इसमें एयर से एक्सपोज रहता है, और दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, एक मसलिन क्लॉथ से ऐसे कवर कर देते हैं, ठीक है। और इसके लोअर एंड में एक ऐसे कंटेनर रखते हैं जो पानी से भरा रहता है, ये मसलिन क्लॉथ इससे टच होते रहता है, ठीक है।
इससे क्या होता है कि ये भीगा रहता है हमेशा, ये जो बल्ब है इसका ये मसलिन क्लॉथ से कवर्ड है, और ये मसलिन क्लॉथ वाटर से हमेशा भीगा रहता है। तो ये वाला जो एक थर्मोमीटर को तो किसी चीज से कवर नहीं करते, तो ये वाला हमारा रीड करता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर को, ठीक है। और दूसरे वाले जिसको हम लोग मसलिन क्लॉथ से कवर करते हैं वो रीड करता है वेट बल्ब टेम्परेचर को। आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमको इससे क्या दो चीज मिलता है, हमको यहाँ से दो चीज मिल जाता है। क्या क्या मिल जाता है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिल जाता है और वेट बल्ब टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है। इस दो को यूज करके हम लोग, प्रेशर तो कांस्टेंट रहता ही है, हमको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये पूरे चीजें हो रही है, तो 101.3 kPa। तो इन तीन चीजों को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, साइक्रोमेट्रिक चार्ट में जाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लेते हैं। तो जैसे मैं दे जाके बताता हूँ साइक्रोमेट्रिक चार्ट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं। ये मेरा साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ड्राई बल्ब वाला ये लाइन है, तो मान लेते हैं कि 28, मान लेते हैं 28 डिग्री सेल्सियस है ड्राई बल्ब और 25 डिग्री सेल्सियस है वेट बल्ब, ठीक है। प्रेशर तुमको पता है कि 101.3 kPa है, तो हम लोग इसमें जाएंगे। ड्राई बल्ब कितना है, 25, 28 है, तो यहाँ कहीं रहेगा, ये लाइन ऐसे सीधा जाएगा, ठीक है। ये ड्राई बल्ब का लाइन ऐसे सीधा जाएगा और वेट बल्ब है 25 है, ये सीधा कहीं यहाँ तक जाएगा, मैं सीधा नहीं स्केल कर पा रहा हूँ, तो और यहाँ से ये 25 है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, ये यहाँ पर कट गया, और ये सब जो लाइन है कर्व्ड लाइन, ये कर्व्ड लाइन है, ये कर्व्ड लाइन है, यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, तो ये यहाँ के आसपास टच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लेंगे। क्लियर है। अगर हम लोग चाहें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इधर करके निकाल सकते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी इस लाइन पे निकल सकता है, वेपर प्रेशर भी, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लोग इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज करके निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ये था फिक्स्ड टाइप हाइग्रोमीटर, है ना। नेक्स्ट क्या है, विरलिंग हाइग्रोमीटर और स्लिंग साइकोमीटर। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन बन रहा है कि विरलिंग हाइग्रोमीटर का क्या यूज करते हैं, तो वही है सेम, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्लिंग सैक्रोमीटर, SLING, स्लिंग सैक्रोमीटर का क्या यूज करते हैं, तो इन दोनों का भी यूज हम लोग विरलिंग हाइग्रोमीटर, सॉरी, ह्यूमिडिटी निकालने के लिए यूज करते हैं। तो जब हमारे पास फिक्स टाइप हाइग्रोमीटर था, तो इन दोनों को लाने का क्या जरूरत पड़ गया, तो फिक्स्ड हाइग्रोमीटर में एक डिफेक्ट होता है, ठीक है। क्या है कि जब तक एयर वेलोसिटी 3 मीटर से ज्यादा ना हो, तो क्या है, जैसे सपोज ये थर्मोमीटर है, ये इसका बल्ब है, ये मुस्लिन क्लॉथ से क्या है, कवर्ड है। तो जैसे एयर फ्लो होगा तो क्या होगा, आसपास वाटर वेपर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इवापोरेशन होकर वाटर वेपर आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और एयर वेलोसिटी सपोज मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड है, तो ये एयर का वेलोसिटी उतना तेज नहीं है हवा कि ये जो वेपर बना है वाटर वेपर, इसको जल्दी से यहाँ से हटा पाए। तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर वेपर रहेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर कम हो जाएगा। साथ में क्या होगा कि बगल में एक ड्राई बल्ब थर्मोमीटर लगा हुआ था, है ना, यहाँ पर भी थोड़ा वाटर वेपर आ सकता है, तो ये भी क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी ये कम शो करने लगेगा, प्लस ये वेट बल्ब टेम्परेचर भी कम शो करेगा। क्यों, क्योंकि अगर एयर का स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से कम है, तो ये वाटर वेपर को यहाँ से हटा नहीं पाएगा। तो एक डिमेरिट है कि वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम शो करेगा अगर एयर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से कम है, ठीक है। इससे हमारा रीडिंग्स क्या होगा, अफेक्ट होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर रीडिंग भी और वेट बल्ब टेम्परेचर रीडिंग भी अफेक्ट होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विरलिंग हाइग्रोमीटर को यूज करते हैं। विरलिंग हाइग्रोमीटर होता क्या है कि इसमें एक डंडी टाइप लगा रहता है, इससे पकड़ के हम लोग इसको घुमाते हैं। घुमाने से क्या होता है कि तेजी तेजी से घुमाते हैं, अराउंड 200 RPM में, है ना, और जो कि स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से
ज्यादा हो जाता है। ठीक है, व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर यही है कि इसको 200 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से घुमाते हैं, तो क्या होता है कि स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाता है, तो ये आसपास जो वाटर वेपर आता है उसको जल्दी से हटा पाता है। ठीक है, तो ये रीडिंग क्या होता है कि मोर एक्यूरेट देता है एज कंपेयर टू फिक्स टाइप हाइग्रोमीटर। तो हम लोग यहाँ से याद रखेंगे व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर का क्या यूज है। और माइंस में अगर हम लोग ध्यान दें तो सबसे ज्यादा हम लोग व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर भी यूज करते हैं। एक तीसरा टाइप का है, ये है आसमान सैक्रोमीटर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आसमान सैक्रोमीटर का क्या यूज है, तो इसका भी सेम ही यूज है। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ माइन एयर को निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं है तो सिर्फ ह्यूमिडिटी भी, तो हम लोग ह्यूमिडिटी को टिक करेंगे। ये क्या होता है, ये एस्पिरेशन टाइप का सैक्रोमीटर रहता है ना। और ये जैसे इसमें एक ऐसे बल्ब है, ठीक है, एक ऐसे बल्ब है, ऊपर में एक फैन लगा रहता है, उस फैन में एक स्प्रिंग रहता है, उसको हम लोग स्प्रिंग को टाइट करते हैं, जब छोड़ते हैं तो ये पंखा जो यहाँ है ये ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे घूमने लगता है। तो पहले हम लोग 3 मिनट तक पंखा को घूमने देते हैं, फिर रीडिंग लेते हैं, ताकि सब कुछ क्या हो, एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो ये किस टाइप का हाइग्रोमीटर है, तो एस्पिरेशन टाइप का साइक्रोमीटर। ठीक है, विद द बल्ब्स ऑफ द थर्मोमीटर वेंटिलेटेड बाय फैन। बल्ब्स को हम लोग कैसे वेंटिलेट, ऊपर एक फैन चलता है तो उससे बल्ब क्या होता है, वेंटिलेट होता है, ताकि हवा क्या हो, 3 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड हो जाए, ताकि वो सेचुरेशन वाला जो प्रॉब्लम आ रहा था फर्स्ट टाइप में वो ना आए। ठीक है, इसमें थर्मोमीटर का जो बल्ब रहता है उसको हम लोग मेटल स्लीव से, जैसे एक मेटल का स्लीव मतलब कि कोटिंग नहीं बोल सकते, एक मेटल का कंटेनर है उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, हुज आउटर सरफेसेस, इस कंटेनर का आउटर सरफेस जो रहता है वो ब्राइट क्रोमियम प्लेटेड रहता है, यानी क्रोमियम का एक कोटिंग किए रहते हैं। इसका फायदा क्या रहता है कि कहीं से रेडिएंट हीट आसपास से रॉक से यदि इस पे आ रहा है, ये रेडिएंट हीट का इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ब्राइट कोटेड है, तो ये रेडिएंट हीट को वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। तो पहले फैन को 3 मिनट तक हम लोग चला लेते हैं, फिर रीडिंग लेते हैं। तो तीनों टाइप का जो साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर है, तीनों का क्या काम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करना। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉमनली जो माइंस में यूज करते हैं वो व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर को यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाइग्रोमेट्रिक सर्वे। हाइग्रोमेट्रिक सर्वे क्या है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि हम लोग वेंटिलेशन सर्वे करते हैं, तो उसमें बहुत चीजों को मेजर करते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, क्वांटिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर, इन सब सब चीज को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हाइग्रोमेट्रिक सर्वे नाम से ही समझ में क्या आता है कि हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमेट्रिक सर्वे को यूज करके। क्या हाइग्रोमेट्रिक सर्वे में क्या मेजर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग डायरेक्ट तो मेजर कर नहीं सकते, उसके लिए जरूरी है कि डीबीटी मेजर करें, डब्ल्यूबीटी करें, एयर वेलोसिटी करें, है ना। तो हाइग्रोमेट्रिक सर्वे का क्या पर्पस है, इन इट इज डन इन माइंस नॉर्मली टू कैरी आउट टू चेक एंड कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो हम लोग चेक करते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन एज पर लॉ है कि नहीं, एज पर रेगुलेशन है कि नहीं, एज पर जो डीजीएमएस का परमिशन है उस हिसाब से है कि नहीं, अलग अलग पार्ट में हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग एक माइन एटमोसफेयर को, एक अच्छा एटमोसफेयर जहां पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो माइन एटमॉस्फेयर से मतलब है वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एयर वेलोसिटी। ठीक है, और इन सबको क्यूमुलेटिव एक होता है इफेक्टिव टेम्परेचर, इसको हम लोग आगे देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे भी कि इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है, अभी रहने देते हैं। ठीक है, किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं हाइग्रोमेट्रिक सर्वे, तो व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर से करते हैं। ठीक है, सर्वे रेगुलर मैनर में चलता है डॉनकास्ट शाफ्ट की टॉप, है ना, ये डॉनकास्ट शाफ्ट है, इसके टॉप से स्टार्ट करते हैं हम लोग, अलग अलग प्लेसेस में माइंस में लेते हैं, और अल्टीमेटली ये अपकास्ट शाफ्ट के टॉप तक चलता है ये सर्वे। ठीक है, एक मैनर, फिक्स्ड मैनर में चलता है। हर स्प्लिट में
रीडिंग्स लेंगे, जहाँ लीकेज हो रहा है वहाँ रीडिंग लेंगे, हॉलेज में रीडिंग लेंगे, जहाँ कंप्रेशर यूज कर रहे हैं वहाँ रीडिंग लेंगे। मतलब हर इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पर हम लोग वेंटिलेशन सर्वे करते हैं वहाँ पर हम लोग हाइग्रोमेट्रिक सर्वे भी करेंगे, जहाँ वर्कर्स काम कर रहा है वहाँ भी करेंगे, ताकि कंफर्ट कंडीशन फॉर वर्कर्स मेंटेन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हाइग्रोमेट्रिक सर्वे के साथ साथ हम लोग प्रेशर और एयर क्वांटिटी का भी सर्वे करेंगे। तो जिस तरह से हम लोग वेंटिलेशन सर्वे करते थे कि डिग्री 1 माइन से सपोज तो उसमें हर 30 डेज में करेंगे, डिग्री 2 डिग्री 3 माइन से हर 14 डेज में ये सर्वे करेंगे। सेम टू सेम ये हाइग्रोमेट्रिक सर्वे भी उसी रेशियो में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर कुछ कुछ साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में ही है ना। एक होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ एयर। तो इससे भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ एयर, क्या है, टीचर ऑप्शन दिया रहेगा कि क्या है स्पेसिफिक वेट ऑफ एयर। तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, वेट ऑफ एयर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। यानी कि सपोज 1 मीटर क्यूब एयर है तो इसका क्या वेट है ना, वेट इसका कितना है। तो वेट बराबर हमको पता है क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, अब मास बराबर क्या होता है, सॉरी, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी होता है। या मास की जगह रो वी पुट कर दिए तो रो वी जी, ये क्या हो गया, वेट। अब ये क्या है, स्पेसिफिक वेट मतलब, स्पेसिफिक वेट मतलब वेट ऑफ एयर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट बाय वी, है ना। तो रो, तो यहाँ पर रो वी जी बाय वी, यहाँ से वी कट गया। ठीक है, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो स्पेसिफिक वेट का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, यही इसका यूनिट है। और हम लोग कैसे डिराइव किए तो ये यहाँ से क्लियर है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। नेक्स्ट आ जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर क्या होता है। तो हम लोग हमेशा रॉक के टर्म्स में समझते ही है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग को दिया रहता है कि कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 से 1.5 है। तो वो क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं कि कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 1.2 से 1.5 है, कहीं दिया रहेगा 1.4 है। तो ये होता क्या है, तो इसको हम लोग आज समझ लेते हैं। ठीक है, इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस और मिक्सचर ऑफ गैसेस टू डेट ऑफ एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ क्या करना है, टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखेंगे, तो डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक रेशियो होता है जिसमें कोई यूनिट नहीं होता है, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ एयर। तो डेंसिटी ऑफ गैस को लिख सकते हैं हम लोग मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, बाय मास ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ एयर लिख सकते हैं डेंसिटी को, कि नहीं लिख सकते हैं। पर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर करते हैं। तो उस स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ एयर कट जाता है, तो ये हो जाता है अल्टीमेटली मास ऑफ गैस बाय मास ऑफ एयर। ये मास ऑफ गैस क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है। ठीक है, तो एयर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हम लोग इस चीज को याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर इक्वल्स टू क्या होता है, 28.95। ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ गैस बाय 28.95। ठीक है, सपोज हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है कितना होगा, तो कैसे निकलेगा, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1 into 2, है ना। एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन आइटम रहता है, एक हाइड्रोजन आइटम का वजन भी 1 होता है। ठीक है, और एयर का होता है 28.95। तो यहाँ 2/28.95 निकाल देंगे, जो वैल्यू आएगा सो आ जाएगा। ठीक है, अब CO2 का निकालेंगे, तो C का होता है 12 और दो ऑक्सीजन है तो 2 × 16 होता है मोलिकुलर वेट। ठीक है, एक ऑक्सीजन आइटम का, तो ये हो जाएगा 44। तो CO2 का कैसे निकलेगा, तो 44/28.95, तो 1.5 कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो जिस भी गैस का स्पेसिफिक ग्रेविटी
वन से कम होगा, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन वन अगर किसी गैस का होगा, इसका अर्थ क्या है, वो गैस लाइटर देन एयर है, लाइटर देन एयर है यानी हवा से हल्का है। और किसी गैस का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन वन है, इसका अर्थ क्या है, वो हवा से भारी है, ठीक है, हेवियर देन एयर। जैसे CO2 क्या है, हवा से भारी है, हाइड्रोजन हवा से हल्का है। उसी तरह H2O वाटर वेपर को देखें तो इसका कितना होगा, 2 × 1 + 16, तो ये होगा 18। तो 18/28.95, तो ये भी क्या होगा, लेस देन वन होगा। तो वाटर वेपर भी क्या है, हवा से हल्का है। क्लियर है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ गैस या मिक्सचर ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ एयर। तो हम लोग इस चीज को याद रखेंगे, है ना। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कोई पता नहीं, तो हम लोग इन सब चीजों को याद रखेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। फिर होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर क्या होता है, सिंपल सा है इसका डिफिनेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a unit mass of air by 1 Kelvin। कि एक क्या है, यूनिट मास, मान लीजिए 1 kg एयर है, ठीक है। तो इस 1 kg का एयर का मान लीजिए अभी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग इसमें कितना हीट ऐड करें कि इसका टेम्परेचर एयर का हो जाए 26 डिग्री सेल्सियस। तो यही है स्पेसिफिक हीट, क्या है कि कितना क्वांटिटी ऑफ हीट हम लोग एक यूनिट मास ऑफ एयर, 1 kg 2 kg, ठीक है, यूनिट मतलब नॉर्मली वन होता है, तो 1 kg एयर में या 1 ग्राम एयर में कितना हीट ऐड करें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस क्या 1 केल्विन है ना, सेम ही है, ठीक है, 1 केल्विन या 1 सेल्सियस, ठीक है, सेम ही है। तो 1 केल्विन से कितना हीट ऐड करें कि एयर का टेम्परेचर, यूनिट मास ऑफ एयर का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ जाए। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर दो तरह से कैलकुलेट होता है, एक तो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में और दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट भी दो चीज में कैलकुलेट होता है, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, कि मान लीजिए एयर को कहाँ हीट कर रहे हैं, तो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में एयर को हम लोग लॉक किए, इसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और एयर को हम लोग क्या किए, हीट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर उसको हम लोग लिखते हैं CV, ठीक है, क्या लिखते हैं, CV, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल सकते हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक है। किसी एक बॉक्स में हम लोग बंद करके एयर को हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर क्या करेगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन तो होगा नहीं, तो हम लोग इंथैल्पी इक्वल्स टू पढ़े थे ना, U + PV। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हीट ऐड करेंगे वो सिर्फ एयर के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। क्लियर है। फिर है कि दूसरा कंडीशन है CP, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। यहाँ पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम के लिए कोई वो नहीं है। तो हम लोग मान लीजिए यहाँ हीट कर रहे हैं एयर को, यहाँ पर क्या होगा कि प्रेशर हम लोग को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। ऊपर से हम लोग एक प्रेशर यहाँ लगा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ एयर को जैसे ही यहाँ से हम लोग हीट करेंगे तो एयर एक्सपेंड भी करेगा। तो इंथैल्पी को हम लोग पढ़े थे ना कि U + PV, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ज्यादा वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो है ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर क्या होता है, हम लोग लिखे भी थे इंथैल्पी इक्वल्स टू पहले भी CP∆T, है ना, कि जितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हीट ऐड हो रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए
ये है, इस चीज को याद रखिएगा कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा रहता है देन कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। पर कुछ आइडियल गैसेस जो रहते हैं, आइडियल गैसेस क्या है कि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आइडियल गैसेस सुने होंगे कभी। तो आइडियल गैसेस में क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, ए गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। गैस कांस्टेंट का वैल्यू रहता है 287.1 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। इसको उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, इसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं। रियल गैस में केस में क्या होता है कि ये वैल्यू जो रहता है वो गैस कांस्टेंट से ज्यादा रहता है, तो ठीक है, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ये वैल्यू देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर का वैल्यू 1005 रहता है जूल पर केजी पर केल्विन, और कांस्टेंट वॉल्यूम में 712 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। यानी कि 1 केजी एयर का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए, अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ा रहे हैं तुमको 1005 जूल हीट ऐड करना पड़ेगा, और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं तो 712 जूल ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी कि वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर और वाटर वेपर के लिए फॉर्मूला दिया गया, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक टी फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इस चीज को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये रिलेशन शो करने के लिए दिखाया गया है। आगे देखते हैं। फिर है इफेक्ट ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी ऑन माइनर, कि जो माइंस हम लोग इतना हीट एंड ह्यूमिडिटी को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या हीट एंड ह्यूमिडिटी का कोई इफेक्ट है माइंस में, या जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो पर्सन्स माइंस में विजिट कर रहे हैं, उन पे कोई इफेक्ट है क्या। तो बिल्कुल, ये हीट और ह्यूमिडिटी का मेजर इफेक्ट है, जो माइनर है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है कि जब हम लोग कुछ, हमारा शरीर जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, जो फूड खाते हैं, तो बॉडी क्या करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, मेटाबोलाइज करता है ना। और इसके कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तभी एक सोर्स ऑफ हीट इन माइंस है वर्कर्स, हीट फ्रॉम वर्कर्स, ठीक है। तो ये हीट प्रोड्यूस किया, और हम लोग कुछ यूजफुल वर्क भी करते हैं, ठीक है। और उस यूजफुल वर्क करने के दौरान भी क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग तो मशीन में देख रहे थे कि कितना ज्यादा हीट, किसी को अगर 100 जूल अगर हम लोग एनर्जी सप्लाई करते थे तो लगभग लगभग 70-80 जूल का हीट ही प्रोड्यूस हो जाता था। तो आदमी में भी इतना ही, हम लोग का एफिशिएंसी लगभग 20% ही है, ठीक है। बाकी 80% हम लोग हीट ही प्रोड्यूस करते हैं। तो वो भी जा करके माइंस में एड अप होता है। प्लस हमको भी अपने आप को, जैसे हम लोग कार के इंजन को ठंडा रखते हैं, कूलेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो हमको पर्सन को भी, आदमी को भी ठंडा करना पड़ता है, मैन को भी ठंडा रखना पड़ता है। तो हम लोग कैसे ठंडा होते हैं, तो मान लीजिए ये किसी एक आदमी का फोटो है, ठीक है, ये एक पर्सन है ना। तो क्या होता है कि इसके स्किन पे जब भी ये वर्क करेगा, स्किन पे क्या होता है, वाटर वेपर आके एक्यूमुलेट हो जाता है, और जैसे हवा चलता है ये वाटर वेपर क्या होता है, वेपराइज होता है, और आदमी ठंडा होता है। तो स्किन से हीट लॉस दो प्रोसेस से होता है। पहला क्या है, इवापोरेशन है, दूसरा है कॉन्वेक्शन, है ना। कन्वेक्शन और इवापोरेशन। तो आदमी के आउटर स्किन से हीट कैसे लॉस होता है, वो कन्वेक्शन से और इवापोरेशन से, ठीक है, यहाँ याद रखिएगा। ऐसे होता है, रेडिएशन से, कन्वेक्शन से और इवापोरेशन से, ठीक है। और कुछ पोर्शन ऑफ द हीट जो हम लोग गर्म हवा नाक से बाहर छोड़ते हैं, तो उससे भी क्या होता है, गर्म हवा जो हम नाक से छोड़ते हैं वो भी कुछ हीट लेके जाता है। तो स्किन से हीट लॉस करने के लिए रेडिएशन है, कन्वेक्शन है और इवापोरेशन है, ठीक है। कुछ पोर्शन क्या होता है, लंग्स के थ्रू भी हीट बाहर जाता है, ठीक है, गर्म हवा के रूप में। The heat transport from the inner part of the body to the skin
इज थ्रू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या होता है कि जैसे हमारा अंदर का ऑर्गन्स हीट हो रहा है, जब जिससे हम वर्क कर रहे हैं, मसल्स हीट हो रहा है, तो वो लोग हीट को कैसे डायरेक्ट तो वो बाहर नहीं करता, तो वो ब्लड के थ्रू क्या करता है, हीट को स्किन के सरफेस पे लाके छोड़ देता है, और उसमें थोड़ा सा कंडक्शन भी वर्क करता है, ठीक है। तो स्किन से कैसे हीट हम लोग बाहर जाता है, तो वो रेडिएशन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन से। यहाँ पर कंडक्शन काम नहीं करता है, ठीक है। हमारे इनर ऑर्गन से स्किन तक हीट लाने में थोड़ा सा कंडक्शन का रोल है। तो आगे फिर हम लोग समझते हैं कि क्या टेम्परेचर जब कितना रहता है तो कहाँ से कितना हीट हम लोग लॉस करते हैं। तो जब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 298 केल्विन या उससे कम होता है, तो 298 केल्विन में मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। सपोज 298 केल्विन बोल रहे हैं, 298 केल्विन तो डिग्री सेल्सियस में करने के लिए -273 करेंगे, तो ये अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो जब आउटर एटमॉस्फेयर, मान लीजिए वर्कर ये काम कर रहे हैं, यहाँ आसपास जो एयर है उसका टेम्परेचर यदि 25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है, तो हमारे शरीर से हीट कैसे ट्रांसफर होता है, तो वो कन्वेक्शन और रेडिएशन से होता है। तभी आप ध्यान दीजिएगा, जब ठंडे के मौसम में हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को बहुत स्वेटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हवा का टेम्परेचर ही आसपास का कम है, तो हम लोग आराम से हीट लॉस हो जाता है हमारे शरीर से और हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है। उसके लिए कन्वेक्शन और रेडिएशन ही काफी होता है। जब हवा का टेम्परेचर 302 केल्विन से ऊपर हो जाता है ना, 302 केल्विन यानी अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो हमारा जो स्वेट ग्लैंड है ना, जहां से पसीना निकलता है, वो ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और हमारा हमारा बॉडी से क्या होता है, स्वेटिंग होने लगता है। और उस समय फिर हम लोग कैसे हीट लॉस करते हैं, तो स्वेट का इवापोरेशन यानी इवापोरेटिव कूलिंग भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, इवापोरेटिव कूलिंग भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब भी टेम्परेचर ऑफ माइन 310 केल्विन से ऊपर चला जाता है, 310 केल्विन यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस से जब माइन के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर जब चला जाता है, तो हम लोग ये रेडिएशन कन्वेक्शन से इससे कूल नहीं होते हैं। पूरा का पूरा कूलिंग कैसे होता है, हमारे स्वेट के इवापोरेशन से होता है। तभी जब हम लोग हॉट टेम्परेचर में वर्क करते हैं तो हम लोग को जल्दी प्यास लग जाता है, हम लोग जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि हाई बल्ब टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट है। तो इफेक्ट ऑफ हाई वेट बल्ब टेम्परेचर, कि वेट बल्ब टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो फिर से एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब क्या होता है, कि हम लोग क्या है, ये एक नॉर्मल थर्मोमीटर है, इसके बल्ब को हम लोग एक मसलिन क्लॉथ आता है, ठीक है, उससे कवर कर देते हैं और इस क्लॉथ को पानी से गीला कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, हवा जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ एक टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर को रीड करना है, तो यहाँ जो हवा आएगा वो क्या करेगा, दो काम करेगा। ये पानी के बबल्स को इवापोरेट करने लगेगा, तो ये क्या करेगा, पानी के बबल्स इवापोरेट हो जाएगा और ये यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके चला जाएगा। तो मान लीजिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, हो सकता है वेट बल्ब क्या हो, 25 डिग्री सेल्सियस ही दिखाए। पर कभी कभी ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी 30, 31, 32 ऐसे दिखाने लगता है। हमारे रेगुलेशन में दिया है कि वेट बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यदि कर रहा है तो हम लोग तुरंत वहां पर 1 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा की एयर वेलोसिटी से वेंटिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कूलिंग, ये वेट बल्ब टेम्परेचर इंपॉर्टेंट, यही कूलिंग पावर को बताता है। द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ स्वेट डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। तो हम लोग कैसे कूल होते हैं, ठीक है, हम लोग कूल होते हैं इवापोरेटिव कूलिंग से, जो पसीना जो वहां बन के उड़ता है उससे हम लोग कूल होते हैं। जब भी हम लोग हार्ड वर्क करते रहते हैं और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, जो हम लोग जस्ट देखे। अब कितना इवापोरेटिव कूलिंग होगा, वो डिपेंड करेगा कि हवा का वेट वर्ल्ड टेम्परेचर कितना है और एयर वेलोसिटी कितना है, ठीक है। इवापोरेटिव कूलिंग दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि हवा का जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, जितना स्पीड से हवा फ्लो होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो आसपास जो वाटर वेपर था आदमी के आसपास, उसको फटाफट फटाफट रिमूव करते जाएगा। यहाँ का एयर क्या होगा कि जल्दी सेचुरेट नहीं होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी कूलिंग होगा। प्लस वेट वर्ल्ड टेम्परेचर कितना उस पर भी डिपेंड करेगा।
क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इवापोरेटिव कूलिंग से ज़्यादा कूल होता है। जब वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे बॉडी का कूलिंग क्या होगा, घट जाएगा, कूलिंग रेट घट जाएगा। तो क्या हो, जैसे मान लीजिए कार है, कूलेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो कार का इंजन जल्दी कूल नहीं होगा, तो वो और हीट होते जाएगा और अल्टीमेटली इंजन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर कम होगा, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, एयर वेलोसिटी कम होगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर जैसे कि हमारा कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है ना, इसमें अगर 1.4 केल्विन तक बढ़ गया यानी 38.4 हो गया तो उतना हार्मफुल नहीं है ना, चल जाएगा काम। ठीक है, लेकिन अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 312 केल्विन, ठीक है, 312 केल्विन यानी 273 माइनस करिए, तो अगर 39 डिग्री सेल्सियस हो गया हमारे बॉडी का टेम्परेचर, तो हमको क्या होगा, हीट स्ट्रोक, जिसको हम लोग बोलते हैं लू लग गया, तो हमको वो हीट स्ट्रोक लग जाएगा। फिर हमारे शरीर का ऑर्गन्स काम नहीं करने लगेगा अच्छे से, और अगर हम लोग तुरंत इलाज ना करें तो हो सकता है हीट स्ट्रोक के कारण वर्कर का डेथ भी हो सकता है। तो वेट वर्ल्ड टेम्परेचर बढ़ने का मेजर इफेक्ट क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो इवापोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, इवापोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म बिकम्स स्लो। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ हीट डिसिपेशन डिक्रीजेस। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, बॉडी टेम्परेचर राइजेस एंड वी मे गेट हीट स्ट्रोक इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एक्सीड्स 39 डिग्री सेल्सियस। फिर एक टर्म आता है माइनिंग में, एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं कि ये एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक्लीमेटाइजेशन को समझते हैं। तो acclimatization plays an important role in the human tolerance to wettable temperature. वर्कर इज मेड, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में वर्कर को डेली 4 घंटा काम कराते हैं। ठीक है, 4 आवर वर्कर को डेली काम कराते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सेचुरेटेड एयर भेजते हैं, हवा 305.15 केल्विन में भेजते हैं, और हवा का वेलोसिटी रखते हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड। और पहले वर्कर को क्या है कि ये कंट्रोल्ड एक रूम है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर भेज रहे हैं जिसका टेम्परेचर है 305.15 केल्विन और वेलोसिटी कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वर्कर को यहाँ पर भेज दिए, पहले हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा लाइट वर्क कराए कुछ, है ना, 4 घंटे तक। एक दो दिन लाइट वर्क कराते हैं, फिर 2-3 दिन तक उससे क्या करते हैं, मॉडरेट वर्क कराते हैं, मतलब उससे थोड़ा सा लाइट से थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और इस तरह इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, और फाइनली 8वें दिन उससे हम लोग क्या करते हैं, हैवी वर्क कराते हैं। तो वर्कर क्या होता है कि उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसका शरीर ढल जाता है कि वो उस टाइप के ज्यादा वेट वर्ल्ड टेम्परेचर और कम एयर वेलोसिटी में काम करने के लिए उसका शरीर ढल जाता है। ठीक है, तो यही है, ये है कि एक तरह से ट्रेनिंग देना वर्कर को, एक तरह से वर्कर को ट्रेनिंग ऑफ वर्कर टू वर्क इन ए टू वर्क इन ए एटमॉस्फेयर ऑफ हाई वेट बल्ब टेम्परेचर एंड लो एयर वेलोसिटी की। वर्कर को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आप हाई वेट वर्ल्ड टेम्परेचर और कम एयर वेलोसिटी के साथ धीरे धीरे काम करो। जैसे हम लोग जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं, फिर हम लोग ज्यादा वेट आराम से उठा सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यही है एक्लीमेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, वर्कर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं कि वो माइंस के हार्श इन्वायरमेंट में काम कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था तो इससे एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जब आदमी लाइट वर्क करता है तो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, या मॉडरेट वर्क करता है तो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, और हार्ड वर्क जब करता है तो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जब आदमी लाइट वर्क करता रहता है यानी कि हल्का वर्क है ना, ज्यादा लोड वाला वर्क नहीं, तो 0.65 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। जब ये मॉडरेट वर्क करता है
तो 0.95 लीटर पर मिनट कंज्यूम करता है ऑक्सीजन। और जब वर्कर हार्ड वर्क करता है तो ये 1.45 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो एक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे एक क्वेश्चन को देखा था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि लाइट वर्क में कितना ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है पर मिनट, मॉडरेट वर्क में कितना होता है और हार्ड वर्क में कितना होता है। तो इसको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था तो इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ एयर वेलोसिटी की एयर वेलोसिटी का क्या इफेक्ट है, यानी कि हम लोग स्पीड ऑफ एयर को जब बढ़ा देंगे तो क्या फायदा होगा। तो जब भी हम लोग स्पीड ऑफ एयर को बढ़ाएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि जो इवापोरेटिव कूलिंग है, जो वर्कर इवापोरेशन के थ्रू कूल हो रहे थे, वो इवापोरेटिव कूलिंग बढ़ जाएगा तो वर्कर्स जल्दी ठंडा होंगे, कंफर्ट कंडीशन आएगा, ठीक है। और कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हवा के एयर का जो वर्कर्स को ठंडा करने का क्षमता है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। कैसे? तो जो एयर में वाटर वेपर आ गया है सेचुरेटेड एयर को जल्दी जल्दी हमारे शरीर के पास से हटाते रहेगा ताकि अनसेचुरेटेड एयर आए, वो फिर सेचुरेट हो इवापोरेटिव कूलिंग से और वो आगे जाता जाए, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकंड तक हम लोग जब बढ़ाएंगे तो वो कंफर्ट कंडीशन को बढ़ाता है, और 3 मीटर पर सेकंड या उससे ज्यादा करने पे उसका कोई खास असर नहीं रहता है कंफर्ट कंडीशन पे, है ना। और 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा एयर का वेलोसिटी यदि रहता है तो वर्कर्स को अनकंफर्ट फील होता है। क्यों? क्योंकि हवा का स्पीड जब तेज हो जाता है तो वो डस्ट को भी साथ में उड़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करें कि 1 मीटर पर सेकंड तक रखें, और 2 मीटर पर सेकंड तक तो ज़्यादा नहीं करें जहाँ भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। फिर होता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है? जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आदमी का ऑर्गेन्स काम करना कम कर देता है, ठीक है। और अगर हम लोग ट्रीटमेंट उसको ना दें तुरंत या विद इन ए टाइम फ्रेम उसको ट्रीटमेंट ना मिले तो अल्टीमेटली उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वो वर्कर का डेथ भी हो सकता है। तो हीट स्ट्रोक कब होता है? जब हमारे शरीर में एक थर्मल टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है कि जैसे ही टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट करके क्या होता है? स्वेट प्रोड्यूस करने लगता है। स्वेट प्रोड्यूस होने से क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बढ़ा था तो वो टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर 313 केल्विन से ज्यादा चला जाता है हमारे शरीर का तो स्किन गर्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है। और पल्स रेट जो हमारा हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, लगभग 160 तक चला जाता है, और इरेगुलर भी हो जाता है, रेस्पिरेशन सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है। और अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 314.25 केल्विन से ज्यादा हो गया तो वर्कर अनकॉन्सियस हो जाएगा, उसका स्किन ब्लू हो जाएगा साइनोसिस के कारण। साइनोसिस मतलब उसका जो ब्लड है वो कम ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है, वैसे केस को हम लोग साइनोसिस केस बोलते हैं, ठीक है। तो आदमी ब्लू हो जाएगा 314.25 केल्विन अगर उसका बॉडी टेम्परेचर चला गया तो। और अगर हम लोग कोई ध्यान ना लेंगे तो टेम्परेचर उसका बढ़ता चला जाएगा और 316.5 केल्विन में वो वर्कर का डेथ भी हो सकता है। ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर ऑफ वर्कर है, थर्मोमीटर वर्कर को लगाएंगे, टेम्परेचर ऑफ वर्कर है, ठीक है। वर्कर को जब हम लोग थर्मोमीटर लगाएंगे तो देखेंगे उसका टेम्परेचर यदि इतना हो गया है तो वो अनकॉन्सियस हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर ऑफ एयर नहीं है ना। हो सकता है कि अभी गर्मी हो, टेम्परेचर बाहर में 50 डिग्री सेल्सियस भी एयर में है, पर हम लोग इस टेम्परेचर में आराम से घूम लेते हैं ना, हम लोग आराम से काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी अपने आप को ठंडा करता है स्वेट के थ्रू। और किसी भी केस में क्या करता है बॉडी, ये कोशिश करता है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज ना करे। एक आध 38.4 तक भी ये चल जाता है ना, यहाँ तक कोई हार्म नहीं है। तो हमारा बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने का कोशिश करता है, एक आध डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। उससे जैसे ज्यादा हो तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा और बॉडी के टेम्परेचर को वापस से 37 तक ले आएगा। पर जब लोग बहुत ज्यादा टाइम तक बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और वैसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट है तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है
वो स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में स्वेट भी तो पानी का मात्रा तो एक फिक्स्ड है ना। तो स्वेट हो के क्या होता है कि वाटर लेवल घट जाता है, स्वेट ग्लैंड्स भी थक जाते हैं, तो इवापोरेटिव कूलिंग क्या होता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ के 314.25 में जाएगा, आदमी बेहोश हो जाएगा, ठीक है, उसका स्किन ब्लू हो जाएगा। तो तुरंत अगर हम लोग उसको पानी डाल के ठंडा कर दें, उसको रिहाइड्रेट कर दें, वाटर चढ़ा दें उसको, ठीक है, या नमक वाला ओआरएस ये सब पिला दें, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा और उसका जान बच जाएगा। अगर हम लोग कोई मीजर ना लें, कोई स्टेप्स ना लें, तो वर्कर का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। फिर होता है कि चेंज इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कि जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है माइंस के अंदर, तो आदमी का ये कार्डियो हार्ट वाले सिस्टम में चेंज होता क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर हमारा, हम हार्ड वर्क करते हैं और बाहर का टेम्परेचर सपोज 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और हम लोग क्या करें, ये ड्राई बल्ब है ना, और 32 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं वेट बल्ब है, इस कंडीशन में हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क। हमारा बॉडी क्या होगा, तुरंत तुरंत हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और चूंकि बाहर ड्राई बल्ब वेट बल्ब ज्यादा है, तो हमारे शरीर से कूलिंग जल्दी हो नहीं पाएगा, तो हमारे सर ऑर्गेन्स का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉडी सबसे पहले क्या करेगा कि चाहेगा कि उस टेम्परेचर को कम करे। तो कैसे कम करेगा, तो बॉडी क्या करेगा कि नस को, जो हमारा वेन्स है, इसको थोड़ा सा फैला देगा, ये फैल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ज्यादा ज्यादा खून चाहेगा कि स्किन के पास चले जाए और स्किन से वो हीट लॉस हो जाए वहां से, ठीक है। पर हमारा हार्ट तो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो क्या होगा, अचानक से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, 150 140 ऐसा कुछ चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये बढ़ता गया तो हो सकता है हार्ट रेट 200 250 हो जाए, यहाँ पर क्या होगा, आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है, कि अगर एक टेम्परेचर के ऊपर हो जाए तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो हम लोग, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, डायबल, वेट वाल टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इन सब वजह से इंपॉर्टेंट है कि वर्कर्स का जान भी जा सकता है अगर हम लोग इसको कंट्रोल में ना करें, ठीक है। आगे देखते हैं, वाटर एंड क्लोराइड मेटाबॉलिज्म, वर्कर के पानी और क्लोराइड मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ सकता है। इस चीज को समझते हैं कि क्या होता है, जब भी हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारे शरीर से स्वेटिंग होता है और बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, और वाटर के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, उनका भी लॉस होता है थ्रू स्वेट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस ऑल्सो ऑकर्स थ्रू स्वेट, है ना। इस स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होता है। तो जो स्वेट लॉस होता है, तो हम लोग जैसे काम कर रहे हैं तो बीच बीच में हम लोग पानी भी पीते हैं, जो पानी वाटर लॉस हुआ है बॉडी से, उसको फिर से रिप्लेनिश करने के लिए, उसको फिर से भरने के लिए, ठीक है। तो एक आदमी जो हॉट वातावरण में काम कर रहा है, तो वो 700 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर यानी 0.7 लीटर पर आवर पानी पी सकता है, ठीक है। तो ओकेजनली अगर हम लोग मान लो किसी दिन 1 घंटे काम कर लिए, तो उससे क्या होगा कि जो सॉल्ट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, ये सब हमारे शरीर से डिप्लीट नहीं होगा। पर हम लोग आज भी 8 घंटा काम किए, कल भी 8 घंटा काम किए, परसों भी 8 घंटा काम किए, तो क्या हुआ कि जितना हमारे शरीर में सॉल्ट जा रहा है, शरीर के अंदर सॉल्ट आ रहा है, और शरीर से जो बाहर सॉल्ट जा रहा है, वो इम्बैलेंस हो गया, है ना। तो सॉल्ट जितना बाहर जा रहा है वो इम्बैलेंस हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे शरीर में सॉल्ट की मात्रा या इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा घटते जाएगी, है ना। घटते घटते वो एक डेंजरस लेवल पे चला जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग पानी भी पिए, तो वो क्या होगा, पानी डाइजेस्ट नहीं होगा, लोग वॉमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब दिक्कत जाता है। तो वैसे केस में जब आदमी को पानी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सिंपल वाटर, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइट मिक्स्ड वाटर जैसे ओआरएस दे सकते हैं, वाटर, सॉल्ट, शुगर, ये सब ऐड करके दे सकते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखें, जब बॉडी ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, तो उस केस में नॉर्मल वाटर को बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट है मेंटल फैटिग। जब ज्यादा हॉट ह्यूमिड कंडीशंस में हम लोग वर्क करते हैं, तो हमारा क्या होता है, मानसिक रूप से हम लोग थकते हैं, हमारे दिमाग को थकान हो जाता है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, डिप्रेशन हो सकता है, एक्सीडेंट होने का काम हो सकता है, हम लोग वर्क को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग काम नहीं करेंगे, रिबेलियस हो सकते हैं, ये सब दिक्कत होता है। फिर है कि फॉल ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी, हमारा काम करने का जो क्षमता है, वो हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में घट जाता है, ठीक है। फिर है
नेक्स्ट एक दो टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उसको भी आज हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं कि कूलिंग पावर ऑफ माइन ईयर को हम लोग किसके किसके टर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए ना, काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, तो इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मली देखा जाए तो कूलिंग पावर ऑफ माइन ईयर को बताने के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर और एयर वेलोसिटी, है ना, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर और किस स्पीड से एयर फ्लो कर रहा है माइंस में या किसी फेस में या किसी डिस्ट्रिक्ट में, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कूलिंग पावर ऑफ माइन ईयर को बताने के लिए। ठीक है, पर साथ में अलग अलग चीजों का भी रोल रहता है, जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एयर, रेडिएंट टेम्परेचर की मान लीजिए आसपास रॉक है तो ये कितना हीट किस टेम्परेचर पे हीट रेडिएट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और स्किन का टेम्परेचर कितना है। तो हो सकता है एग्जाम में अलग अलग टाइप से घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर डिपेंड्स ऑन, एक ऑप्शन रहेगा डीबीटी, एक ऑप्शन रहेगा डब्ल्यूबीटी, तीसरा रहेगा डब्ल्यूबीटी एंड एयर वेलोसिटी, है ना, चौथा रहेगा रेडिएंट हीट, ठीक है, पांचवा रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमको ऑल ऑफ द अबव चूज करना है। ठीक है, और अगर यही सिर्फ तीन रहेगा ना, डीबीटी डब्ल्यूबीटी और डब्ल्यूबीटी एंड एयर वेलोसिटी, तो हम लोग ये चूज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से हमको ऑप्शन चूज करना है। अगर बाकी ये रेडिएंट हीट रहे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहे, तो इनको भी हम लोग फिर ऑल ऑफ द अबव चूज करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, है ना। तो कुछ कुछ माइंस में वेट बल्ब टेम्परेचर और एयर वेलोसिटी ही सफिशियंट रहता है बताने के लिए, वही है, अगर ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से हमको चूज करना है। ठीक है, फिर है काटा थर्मोमीटर है, तो इस काटा थर्मोमीटर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो इसका भी क्या काम रहता है। काटा थर्मोमीटर क्या बताता है, कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर, है ना, इसको कौन बताता है, काटा थर्मोमीटर। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर, इसमें भी थर्मोमीटर ही लगा होता है, तो इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। कुछ अगर समझ में ना आए तो आप लोग फिर से वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर उसको और क्लियर कर दूंगा, है ना। थैंक यू। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.